आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका हाल चाल ऊपर से नीचे टंच हो जाएगा। सबसे पहले है क्या मेरे दोस्त, जो आपके पूरे का पूरे दिल और दिमाग को खुश कर देगा, आज की क्लास में सबसे बड़ी खासियत क्या है ना मेरे दोस्त, तो हम आप सबके लिए चला रहे थे टॉपर सीरीज। ठीक है, जो पिछले 10 दिनों से टॉपर सीरीज की कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं आ रहा था। ठीक है, बट बच्चे का इतना ज्यादा डिमांड था, मुझे तो लगता है ना मेरे दोस्त कि आप सबने जो प्यार दे रहा है ना सर, उसके लिए मैं जितना भी कर दूंगा उतना कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहूंगा ना मेरे दोस्त कि आपकी सफलता के लिए ना, आपकी आंखों में खुशियों का आंसू लाने के लिए ना मेरे दोस्त, मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो सर, मैं आपको सिंपल भाषा में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप पढ़ो, चाहे जैसे भी पढ़ो, और पढ़ना ही नहीं है, पढ़ करके सर अपनी मम्मी पापा की आंखों में खुशियों का आंसू ला दो। ठीक है, उस दिन आपके मम्मी पापा सफल हो जाएगा, उनकी मतलब आपकी मतलब जो होता है ना, आप उनका संतान हो, उस दिन आप प्रूफ कर दोगे। जिस दिन आपको देखकर आपकी मम्मी पापा की आंखों में खुशियों का आंसू आ जाएगा, ठीक है, उस दिन आप भी समझ लेना कि हमने भी अपनी मम्मी पापा का फर्ज हमने अदा कर दिया। ठीक है, बाकी सर हम आप सबको यही बता देना चाहते हैं ना कि ये टॉपर सीरीज में हमारा मकसद क्या है ना, तो ये टॉपर सीरीज का मकसद है कि साइंस में टॉप 150 सब्जेक्टिव लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है, फोड़ना है। जिसका ये हमारा टॉपर सीरीज में हमारा ये 11वां क्लास है। हमने पिछले 10 क्लास ले चुका हूं, और पिछले हमने सर आपको कितना 81 क्वेश्चन को फोड़ चुका हूं। ठीक है, आज हम आपको 82 क्वेश्चन से लेकर के सर 90 से एबव क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, बट दूसरी बात क्या है ना सर, इतना से नहीं होगा, ये तो साइंस की सब्जेक्टिव का जड़ी बूटी है। लेकिन सर हमने आपको पता होगा कि हमने साइंस में पिछले साल, एक मिनट एक सेकंड जरा सुन लेना मेरे भाई, हमने साइंस में पिछले साल मात्र 110 सब्जेक्टिव या 120 सब्जेक्टिव करवाए थे। ठीक है, और उतना से 90 से 95% क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब की बार मेरा मकसद है ना कि आपके एग्जाम में 100 में 100 लड़नी चाहिए, पूरा का पूरा इसी से, और इसके लिए हमने अब की बार 150 सब्जेक्टिव लेकर के आए। ठीक है, ये बात आपको तब फील होगा ना जब आप इसका टॉपर सीरीज का 3 से 4 क्लास करोगे ना, और 5वां क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछना कि सच में जो संदीप कुमार पढ़ा रहा है वही पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो आपका दिल खोल करके कहेगा कि पढ़ावत है संदीप कुमार, यही जो एग्जाम पूछत हैं, एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ा रहा है। ठीक है, ये दिल, आपके दिल से ये आवाज आएगा। ठीक है सर, यही नहीं, हम आपको सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। वही नहीं सर, हमने आपको पिछले बार मैथ में लघु उत्तरीय क्वेश्चन कितना करवाए थे, तो मात्र 90 क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन अब की बार लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है ना, वो आपको हम 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है सर, और ये 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। जाकर के पिछले बार का वीडियो भी देख लेना, और पिछले बार का पेपर से मिला लेना कि सच में सवाल पूछा था या नहीं पूछा था। सर ठीक है, प्रूफ तो सबसे बड़ी चीज होती है ना। आ जाना सर, आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना मेरे दोस्त। एक क्लास जब अच्छा लगेगा ना, तो एक सुंदर सा कमेंट कर देना। और अगर आप एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ एसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, आइएगा, आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है कि रक्त क्या है और इसके कार्यों को लिखे। जब आपसे पूछेगा कि रक्त क्या है, और यही नहीं मेरे दोस्त, यही नहीं मेरे साथी, ये सवाल आपके एग्जाम में 3 बार पूछा है। और आप समझ सकते हो कि जो आपके एग्जाम में 3 बार जब पूछा गया आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न, इसका मतलब वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाता है। सर ठीक है, हाँ, यानी कहने का सेंस है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। सबसे पहला पॉइंट अपने दिल में कर लेना। हमने क्या कहा जी, हमने कहा ना कि रक्त एक तरल संयोजी तक है। फिर क्या कहता है कि इसका निर्माण बोन मेरो में होता है। अच्छा, इसका निर्माण कहां होता है, तो इसका निर्माण बोन मेरो में होता है, और इसका पीएच मान कितना है, तो 7.4 होता है। तो आज जरा बता दो ना, अब जरा बता दो ना सर कि रक्त का परिभाषा कभी जिंदगी में भूल पाओगे? नहीं ना सर, हमें क्या बोला है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। जरा मेरे साथ एक बार सब कोई बोलो ना, शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ। क्या कहता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसी उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है। इसका निर्माण कहां होता है, तो बोन मेरो में होता है। हमने क्या कहा, इसका निर्माण कहां होता है, तो बोन मेरो में होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ तो बढ़ो ना जी।
अब आना, हमसे दो चीज पूछा है क्वेश्चन में सर। पहला क्या पूछा है कि रक्त क्या है, तो हमने रक्त का डिफिनेशन दे दिया, ठीक है, कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका निर्माण बोन मेरो में होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। अब हमें क्या बोला कि इनके कार्यों को लिखे, ठीक है सर। तो अब क्या करना है, नीचे में डैश देना है कि रक्त का कार्य क्या है, निम्न है। रक्त का बहुत सारा काम है सर, हमारे शरीर में रक्त का क्या है, बहुत सारा कार्य है। लेकिन पहला कार्य क्या है, यह शरीर की कोशिकाओं से CO2 को फेफड़ा तक क्या करता है, लाता है। शरीर की कोशिकाओं से कहां से, तो कोशिकाओं से CO2 को कहां तक भेजता है, तो फेफड़ा तक लाता है। कौन, रक्त। रक्त जो है वो शरीर की कोशिकाओं से CO2 को कहां तक भेजता है सर, कहां तक लाता है, तो फेफड़ा तक लाता है। तो आप जरा बताओ सर कि अब आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि CO2 को कोशिका से फेफड़ा तक कौन लाता है, CO2 को कोशिका से फेफड़ा तक कौन लाता है, तो रक्त लाता है, ठीक है। हमने यही लिखा है कि यह शरीर की कोशिकाओं से CO2 को फेफड़ा तक लाता है। 2 नंबर में कहता है क्या, यह पचे भोजन को छोटी आंत में शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, पहुंचाता है। जो हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन रहता है ना, उसको छोटी आंत से, कहां से, छोटी आंत से हमारे शरीर में जो भी भोजन पच जाते हैं, मतलब पचे हुए भोजन, खाने के बाद वाला भोजन नहीं, खाने के बाद वाला भोजन, उसके बाद पचने के बाद वाला भोजन, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाए तो वो तुरंत नहीं पच जाता है सर, उसको पचने में क्या होता है, टाइम लेता है। तो जब हमारे पेट में भोजन पच जाते हैं ना, उसके बाद रक्त का बहुत बड़ा योगदान होता है सर, ठीक है। कहता है यह पचे भोजन को छोटी आंत से, कहां से, तो छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, पहुंचाता है। कौन, रक्त, ठीक है। फिर क्या कहता है सर, इसका जो तीसरा कार्य में आइएगा, तीसरा कार्य बड़ा अच्छा है। क्या कहता है कि यह फेफड़ा से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, परिवहन करता है। कौन, रक्त। रक्त जो है सर, देखो इसकी कार्यों को, कितनी बड़ी इसका कार्य है सर। कहता है यह फेफड़ा से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, परिवहन करता है। फेफड़ा से, कहां से, तो फेफड़ा से किसको, तो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, पहुंचाता है। अरे हमने कहा पहुंचाता है, हाँ। एक बार जरा दिमाग में ठोक देना सर, और नहीं ठोकाएगा तो हम ठोक देंगे, ठीक है। एक बार जरा मेरे साथ आना, दिल से आना और दिमाग तक पहुंचाऊंगा सर, ठीक है। हाँ, एक बार सब कोई, मेरे दिल और दिमाग दोनों मेरे पास होनी चाहिए। जहां दिल कहीं और गया ना, तो दिमाग को हम कहीं और भेज देंगे सर, ठीक है। इसलिए दिल और दिमाग दोनों बाबू सोना से हट छट करके मेरे पास भेज दो, ठीक है। और मेरे पास आओगे सर तो हम आपको ये अच्छा सा परिभाषा आपके दिल में ठोस देंगे, ठीक है। कहता है रक्त क्या है और इसके कार्यों को लिखे। तो आपसे पूछेगा कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यहां तक सबकी मामला फिट हो गया है। कहता है इसका निर्माण कहां होता है, तो इसका निर्माण बोन मेरो में होता है। किसका निर्माण, तो रक्त का निर्माण कहां होता है, बोन मेरो में होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। हमसे बोला कि इसकी कार्य को लिखे। इसका कार्य क्या है, तो निम्नलिखित कार्य है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, तो आपको 2 या 3 कार्य लिखना है, ठीक है। ना कहता है यह शरीर की कोशिकाओं से CO2 को फेफड़ा तक क्या करता है, पहुंचाता है। दूसरी बात कहता है क्या, यह पचे भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, पहुंचाता है। फिर कहता है यह फेफड़ा से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, परिवहन करता है। आप जरा बताओ मेरे दोस्त कि मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे यस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। क्वेश्चन नंबर कितना है आपको, 83 नंबर सवाल की तरफ आइएगा, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा दिल से आइएगा मेरे पास। कहता है भू संपर्क तार किसे कहते हैं। अब सोचो सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन की तारीफ में जितना करूंगा ना, भू संपर्क तार किसे कहते हैं। देखो सर, भू संपर्क तार जो होता है ना, वो टेस्टर में होता है, आयरन में होता है। आयरन जो हम करते हैं ना, वो आयरन में होता है, मेज वाले पंखा में होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भू संपर्क तार क्या होता है, तो सीधी शब्दों में अगर मैं आपको ये कहना चाहूंगा ना कि भू संपर्क तार वो होता है जो आपको करंट लगने से बचाता है। जैसे टेस्टर हम लोग पहले चेक करते हैं कि एकरा में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब सोचो सर कि जब भू संपर्क तार का निर्माण नहीं होता तो टेस्टर नहीं बनता। हमने क्या कहा,
टेस्टर से हम लोग जब चेक करते हैं लाइन को, किस तार में लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाथ सटा करके, तो वो किसकी मदद से होती है? भू संपर्क तार की मदद से होती है। आयरन जो हम लोग करते हैं वो भू संपर्क तार की मदद से होती है। मेज वाला पंखा जो होता है वो भू संपर्क तार की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा सर, अगर भू संपर्क तार की अगर मैं तारीफ किया करूं ना, तो भू संपर्क तार का मतलब होता है कि करंट लगने से बचाना। ठीक है, विद्युत से क्या करना? संरक्षण दिलाना, विद्युत से बचाव दिलाना। ठीक है सर, हाँ हमने क्या कहा, देखो सीधे शब्दों में एक चीज और बोल सकते हो सर। ठीक है, जहां पे जैसे आयरन होता है ना, तो आयरन में एक ऑटोमेटिक आयरन होता है, जैसे ही ज्यादा मतलब हीट हो जाएगा आयरन, तो ऑटोमेटिक उसका लाइट क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारा भू संपर्क तार का क्या है? कमाल है। कहता है भू संपर्क तार क्या है, जरा मेरी भाषा में आना। कहता है भू संपर्क तार वह है जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। हमने क्या कहा? भू संपर्क तार वह है जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी क्या होता है? आवरण होता है। इस तार का उपयोग टेस्टर, विद्युत इस्त्री, मेज का पंखा आदि धातु के आवरण वाले उपकरणों में विद्युत से सुरक्षा के रूप में किया जाता है। इसे संपर्क तार कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट है तो बताओ ना, आपके सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म। ठीक है, हमने क्या कहा जी, जरा एक बार मेरे साथ फिर से आना, मतलब वहीं पे बैठा रहो बट दिल और दिमाग मेरे पास भेज दो। ठीक है, हमने क्या कहा कि भू संपर्क तार किसे कहते हैं? हमने क्या कहा? भू संपर्क तार किसे कहते हैं? तो कहता है भू संपर्क तार वह है जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। हमने क्या कहा? भू संपर्क तार वह है जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। हमने क्या कहा? भू संपर्क तार वह है जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। इस तार का उपयोग टेस्टर, विद्युत इस्त्री, मेज का पंखा आदि धातु के आवरण वाले उपकरणों में विद्युत से सुरक्षा के रूप में किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? संपर्क तार कहते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो ना जी। ठीक है सर, आज की क्लास में आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी है। ठीक है, और ये सारा का सारा अभी जो हम करवा रहे हैं ये लघु उत्तरीय भी, ये भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, आइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? हमारे पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है सर। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये होता है ना मेरे दोस्त कि सब्जेक्टिव पढ़ाना सबसे बड़ी बात नहीं है सर, और ये मैं आपको हकीकत बताता हूं। आई एम सर रियली मैं आपको ये बताता हूँ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट के पर्पज से मैं आपको ये बताता हूँ कि सच में मेरे दोस्त यूट्यूब पे जो साइंस में सब्जेक्टिव या फिर कोई भी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्टिव की वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सही आंसर वाला सब्जेक्टिव यूट्यूब पे बहुत कम करवाने वाले लोग टीचर हैं। रियलिटी बता रहा हूँ सर, इस चीज़ को जाकर के आप मैच कर लेना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि संदीप कुमार अपने आप को बेहतर साबित करने में लगा है। अरे हम खुद में क्या बेहतर साबित करेंगे, हमको बेहतर साबित करने वाले तो आप लोग हो। ठीक है सर, हाँ। बट मैं एक चीज आपको हमेशा से कहूंगा कि जब भी साइंस का सब्जेक्टिव लिखना तो अपनी भाषा में लिखना, किताबी कीड़ा की भाषा में मत लिखना, क्योंकि देखो साइंस ही रियल लाइफ है और रियल लाइफ में जो भी घटना होती है वो साइंस है। तो रियल लाइफ की घटनाएं को रटी नहीं जाती है, रियल लाइफ की घटनाएं को समझी जाती है। तो साइंस को भी हम अपने समझ की भाषा में लिखेंगे, यानी कहने का सेंस है कि साइंस को हम लोग अपनी भाषा में लिखेंगे, और जितना भी हम साइंस का डिफिनेशन करवाते हैं वो पूरा का पूरा एकदम किताबी कीड़ा वाला लैंग्वेज ना के बराबर होता है, नहीं होता है। सारा का सारा लैंग्वेज एक परफेक्ट लैंग्वेज में होता है, ताकि सभी बच्चा इस लैंग्वेज को क्या कर सके, रट भी सके और समझ भी सके। ठीक है, हाँ आ जाना सर। हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं ना सर, हम ये कहना चाहते हैं, देखो सर इस वीडियो को तो सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचा देना जिन लोगों ने अभी तक ये सपना देखा था कि हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ उन लोगों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा देना। ठीक है, और उन लोगों तक पहुंचा देना जिनको लगता था कि साइंस में हमारा सब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा, उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना। और उन लोगों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा देना जिनकी आंखों में है मुझे मेरे दोस्त मुझे टॉपर बनना है, उन लोगों तक जरूर इस वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना सर। ठीक है, हाँ आइएगा। हमने क्या कहा, जरा अगली क्वेश्चन की तरफ आइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ना कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। हमने क्या कहा,
पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पेड़ पौधे में उपस्थित उनके पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है सर। ठीक है, हमने क्या कहा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, रंध्र CO2 एवं O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि रंध्र जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कैसे करता है? तो विसरण क्रिया द्वारा करता है। ठीक है, आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि रंध्र जो है वो CO2 और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन को आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा करता है? तो विसरण क्रिया द्वारा करता है। इस बात को क्या कर लीजिएगा, अपने दिल में क्या कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा सर। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा ना सर कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। हमारे पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। हमने क्या कहा? पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। फिर कहता है कि रंध्र CO2 और O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है सर? आ जाना। फिर किसके द्वारा करते हैं? विसरण क्रिया द्वारा करते हैं, जो पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। जो किस अवस्था पर निर्भर करती है? तो पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। पहले आप बताना कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे यस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ तो बढ़ो ना जी। एक बार जरा सबको मेरे साथ बोलना। आप अपने घर से बैठे हो ना सर, वहीं से बोलना। ठीक है, हमने क्या कहा? पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? कहता है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। फिर कहता है कि रंध्र CO2 एवं O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। रंध्र जो है वो CO2 और O2 का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? तो विसरण क्रिया द्वारा करते हैं, जो पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है सर? आइएगा सर अगला क्वेश्चन। लेकिन अगला क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सर। देखो सर, आज के डेट में ना नोट्स का बहुत भारी डिमांड है सर। ठीक है, नोट्स को बहुत ज्यादा लोग आज के डेट में लोग नोट्स पढ़ करके बहुत अच्छा रैंक ला रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं। ठीक है, बट सर हमारा नोट्स थोड़ी सी अलग होती है। मैं आपसे जो पैसा लेता हूं सर, उस पैसा के 110% कीमत में चुकाने की वादा करता हूं सर। ठीक है, और मैंने खुद से वादा किया है कि मैं, देखो सर, जिंदगी में कुछ भी नहीं लेकर के जाओगे सर। अगर अपनों खुद पे घमंड है ना तो शमशान घाट में चले जाना, अच्छे अच्छे को जलते हुए देखोगे सर वहां पे, तो आपका सारा का सारा घमंड चूर हो जाएगा सर। ठीक है, हाँ देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूं सर। देखो, हम आपको क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का, मैथ नहीं था तो हमने मैथ भी जोड़ दिया। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, हमने क्या कहा? चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो या बुक, हिंदी बुक या ग्रामर, इंग्लिश बुक या ग्रामर, या फिर संस्कृत हो, वो तमाम PDF मिलेगा आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। प्लस हम आपको जो साइंस में 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग यूट्यूब से लिख ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो यूट्यूब से लिख रहे हैं उनके लिए बहुत सलाम की बात है। जो यूट्यूब से नहीं लिख पाते हैं तो उनके पास ये PDF जाएगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वहां भी जाएगा। मैथ में जो करवा रहे हैं वो भी जाएगा। मतलब पूरे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जाएगा, प्लस आपके पास गेस क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, यानी 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन आपके पास जाएगा सर। ठीक है, अब कहोगे सर कि इसमें ज्वाइन कैसे करेंगे? तो देखो मेरे भाई, इसका फी आपके 10 दिन समोसा ना खाओगे तो इसका फी को आप क्या कर लोगे? चुकती कर लोगे। ठीक है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आप 10 दिन समोसा नहीं खाओ और इस PDF नोट्स को परचेस कर लो, PDF नोट्स को ले लो। इसके बाद आने वाला 5 से 6 महीने में जो क्लास 10th का रिजल्ट जब आएगा ना, तो आप दिल से कहोगे, 5-6 महीने का एग्जाम देकर के निकलोगे ना, तो आप दिल से कहोगे कि सच में संदीप कुमार अपनी वादा पे खड़ा रहा है। क्योंकि मैंने जिस प्रकार से पिछले 2 सालों में मैंने वादा किया और जिस प्रकार से मैंने पिछले 2 सालों में अपनी वादा को मैंने पूरा किया है, ठीक उसी प्रकार आप जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, उस विश्वास को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं खुद को झोंक देता हूं अपनी आगों में सर। ठीक है, हाँ देखो, इस PDF नोट्स का तो इतना ज्यादा डिमांड है कि बच्चे से ज्यादा टीचर लोग अपने प्यार कर रहे हैं इस PDF को। ठीक है, और बच्चे मतलब टीचर इस PDF को अपने अपने कोचिंग में दे देते हैं।
मतलब मेरा नाम वाला ही पीडीएफ, ठीक है। तो ये सारा का सारा पीडीएफ जो आपको टाइपिंग किया हुआ है, पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने सबसे पहले अपने हाथों से लिखा है, ठीक है। देख सकते हो सर, इतना सारा मैंने अपने हाथों से लिखा है, ठीक है। पूरा का पूरा पीडीएफ हमने अपने हाथों से लिखा है। इसके बाद ये सारा का सारा पीडीएफ को हमने टाइपिंग करवाया है, तो आपको टाइपिंग वाला पीडीएफ मिलेगा सर, ठीक है। इसको लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है ना 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 150 रुपया पेमेंट कर देना है सर। हाँ, मात्र 150 रुपया, ठीक है। 150 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको वही 7295 वाला नंबर पे क्या करना है, भेज देना है, ठीक है। हाँ, उसी नंबर पे भेज देना है। जैसे व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आप एक मैसेज कर दीजिएगा कि हमको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। 1 मिनट के अंदर में आपके उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और तमाम पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा, ठीक है सर। और जो भी क्लासेस अभी हम लेंगे वो सारे का सारे क्लासेस का आपको पीडीएफ नोट्स जाता रहेगा सर, ठीक है। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाओगे, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपके पास पीडीएफ जाएगा मेरा नंबर बन करके सर, ठीक है। तो आप ये पेमेंट खुद से भी कर सकते हो या फिर आप किसी से करवा भी सकते हो सर, ठीक है। बाकी थैंक यू। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप उस पर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर कि आप इस पर ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा सर, ठीक है। क्योंकि देखो ये नंबर मेरे पास नहीं रहता सर, ये स्टाफ के पास रहता है और स्टाफ हमेशा बेचारा परेशान रहता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक हो गया, 10th हो गया, सबको देखना पड़ता है, पैरामेडिकल हो गया, तो वो बेचारा थोड़ा सा परेशान रहता है, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को समझिएगा। पीडीएफ चाहिए, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा सर, ठीक है। हाँ, बाकी थैंक यू। आइएगा सर इस क्वेश्चन की तरफ, 50 नंबर सवाल, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन की कथित जहर वाली बात है, क्वेश्चन नहीं, एकदम पॉइजन है, जो आपके एग्जाम के लिए इसमें हम ट्रिपल स्टार दे देंगे तो भी कम पड़ जाएगा सर, ठीक है। कहता अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। देखो सर, अम्लीय वर्षा कुछ अलग नहीं है, अम्लीय वर्षा कुछ अलग नहीं है। ये अम्लीय वर्षा जो होता है ना, वो वाहन द्वारा, ठीक है ना, उद्योग एवं वाहन द्वारा जो गैस निकलते हैं, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकलते हैं, वो गैस वायुमंडल में जाकर के जल से अभिक्रिया करता है। जल से अभिक्रिया करने के बाद वर्षा के बिंदुओं के साथ जमीन पे गिरता है, और वही सबसे पहला जो बारिश होता है, सीजन का जब सबसे पहला बारिश होता है, उसमें अम्ल का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिससे तबीयत खराब होने की संभावना बनती है। इसीलिए हम सबके घर वाले लोग बोलते हैं कि ये वर्षा का पहला पानी है, इसलिए इस पानी से मत नहाओ, इस पानी से नहाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। आखिरकार में हकीकत वाली बात तो कुछ और है, ठीक है सर। हाँ, हमने क्या कहा, हमने कहा ना सर कि उद्योग, कचड़े, ये उद्योग, वाहन मतलब गाड़ी घोड़ा से जो गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस वायुमंडल में जाकर के जल से भी क्रिया कर लेता है, और जल से भी क्रिया करने के बाद वो वर्षा के बूंदों के साथ जमीन पे गिरता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। तो मतलब जो सीजन का जो सबसे पहला पानी पड़ता है ना, उसी पानी को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। और उसको थोड़ा सा हम लोग अपनी साइंस की भाषा में पढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं सर, ठीक है। कहता उद्योग, वाहनों से निकलने वाली गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, बनाता है। सल्फ्यूरिक बोले तो H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करता है, जो जल के साथ जमीन पर क्या करते हैं, आते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि उद्योग एवं वाहन से निकलने वाले गैस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो दोनों वायुमंडल में जाकर के जल से अभिक्रिया करता है। जल से अभिक्रिया करने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा नाइट्रिक अम्ल बनाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है वो वर्षा के बूंदों के साथ जमीन पे गिरता है, और वही वर्षा के बूंद को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। हमने क्या कहा, एक बार फिर से बोलूं, उद्योग एवं वाहनों से निकलने वाले गैस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वायुमंडल में जाकर के जल से अभिक्रिया करते हैं। जल से अभिक्रिया करने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं नाइट्रिक अम्ल NO3 का निर्माण करते हैं, और वही वर्षा के बूंदों के साथ जमीन पे गिरता है, और वही वर्षा बूंद को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं।
ठीक है, हमने क्या कहा सर, जरा मेरी बातों को समझिएगा। हमने क्या कहा, कहता अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, कहता उद्योग वाहनों से निकलने वाली गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वायुमंडल में उपस्थित जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करता है, जो वर्षा जल के साथ जमीन पर क्या करता है, जमीन पर आता है। किस पर, जमीन पर आते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो ना जी। ठीक है सर, अब आइएगा जरा सवाल नंबर कितना, 86 की तरफ आइएगा सर। देखो ये 86 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। शायद ऐसे क्वेश्चन की तारीफ नहीं करूं तो अच्छा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन अपने आप में तारीफ वाली बातें हैं सर। ठीक है, कहता है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अच्छा, जरा सा हंस कर देखो ना, तुझे भी प्यार हो जाए। हमने क्या कहा सर, हमने क्या कहा, इन्हें देखो, हमने कहा ना कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। कहता है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से अपचयन की गति धीमी हो जाती है। हमने क्या कहा सर, कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखने से अपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जब वायुरोधी बर्तन में रखेंगे तो अपचयन की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उसमें अपचयन ना हो सके। नाइट्रोजन एवं वसायुक्त पदार्थ को इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उससे अपचयन ना हो सके। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत, अभी किसी प्रकार की परेशानी। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से अपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उसमें अपचयन ना हो सके। अब जरा बताओ सर कि इससे भी आसान परिभाषा कुछ होता है। हमारा पास तो सबसे ज्यादा कमेंट आता है ना सर कि आप जो पढ़ाते हैं ना सर वो सीधे दिल में जाता है। हम तो कहते हैं सर मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें खून तक आपका दौड़ा दौड़ा करके मारूं, और ये मैं हमेशा से अपनी वाणी से बोलता हूं, मैं अपने मुंह से ये बात हमेशा बोलता हूं कि हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके पूरे मैथ और साइंस को फोड़ दूं। ठीक है, और ये मैं करके रहूंगा सर। मैं पूरे रात कोशिश करता हूं, बच्चे का मैसेज 2-2 बजे रात में आता है सर। आपको मैं रियलिटी दिखाता हूं मेरे भाई, जरा आप देख सकते हो सर। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप प्रत्येक संडे को ना सर क्या होता है, अपडेट होता है। इसके बावजूद भी एक सप्ताह में मेरे पास 2100 मैसेज पेंडिंग में है। देखो 2146 मैसेज क्या मेरे पास पेंडिंग में है। तो सर मुझे लगता है ना कि मुझे जो बच्चों का प्यार मिल रहा है ना, उस प्यार को सर मुझे और बेहतरीन बनाना है। लोग इसीलिए तो कहता है ना सर, मैं जब देखता हूं ना, लोग हमेशा कहते हैं ना, सारे स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं हमें कि सर जो आप पढ़ाते हैं ना वो सीधे दिल में जाता है। मैं तो कोशिश करता हूं कि आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके मारूं सर, क्योंकि जो बच्चे का प्यार मिलता है ना सर, उसकी तारीफ जितना करूंगा उतना कम पड़ जाएगा। बता तो रहा हूं ना सर, मैं प्रत्येक संडे को अपने व्हाट्सएप में अपडेट करता हूं, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप है। और ये क्या होता है ना सर कि प्रत्येक संडे को अपडेट करने के बावजूद भी आप देख सकते हो कि मेरे व्हाट्सएप पे सर 2100 से प्लस मैसेज क्या है, पेंडिंग में है सर। बच्चे 2-2 3-3 बजे रात को मैसेज करते हैं कि गुरुजी अब की बार आप क्या पढ़ा रहे हैं, एकदम लगता है कि सीधे दिल में जा रहा, और इसके बाद लगता है कि अब हमारा मिशन 475 की ओर 10th में क्या होगा,
पार करेगा। बच्चे का ये कमेंट आते हैं, बच्चे रात में 2-2 बजे तक मैसेज करके हमसे पूछते हैं डाउट, तो सर मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। लगता है कि ये बच्चे जो 2-2 बजे रात तक जग रहे हैं ना, उनकी भी आंखों में सपना है और वो बच्चों भी अपनी सुंदर सी आंखों से हमारे ऊपर भरोसा किया है और वो पूरी सपना हमारी आंखों में देखता है कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वही पूछेगा। मैं तो कहता हूं ना मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम में पेपर को लड़ाने के लिए मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन सर कभी झुकूंगा नहीं, खुद से समझौता नहीं कर सकता हूं सर, ठीक है। क्वेश्चन से कोई समझौता नहीं और आपकी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। आ जाइएगा सर, हमने क्या कहा, देखो सर एक बात बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक है, इसका क्या अर्थ है। आप इस बात को बताओ कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है वो क्या है, एक है, इसका मतलब अर्थ क्या है। देखो सबसे पहले ये समझना कि समतल दर्पण का आवर्धन एक क्यों होता है, इस बात को समझना। समतल दर्पण का आवर्धन एक क्यों होता है, ठीक है। समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना, वो एक इसलिए होता है क्यों, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का साइज प्रतिबिंब के साइज का क्या होता है, बराबर होता है। हमने क्या कहा, समतल दर्पण में आवर्धन एक क्यों होता है, प्लस एक क्यों होता है, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का साइज प्रतिबिंब के साइज का क्या होता है, बराबर होता है। मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। हमने क्या कहा, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो काल्पनिक और सीधा बनाता है। जब कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बना रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका आवर्धन क्या होगा, प्लस होगा सर, ठीक है। हाँ आ जाना, हमने क्या कहा कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एक है, इसका क्या अर्थ है। हमने क्या कहा, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक है, प्लस एक है, इसका क्या अर्थ है। कहता है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एक होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, समतल दर्पण के द्वारा जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, उस वस्तु का साइज समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। मतलब वस्तु का जो साइज है वो समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज जो है वो क्या है, बराबर है। इसीलिए हमारा कहता है, फिर कहता है बराबर है और धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है, ये प्लस चिन्ह जो है ना वो यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और क्या है, आभासी है। और आभासी को हम लोग क्या कह सकते हैं, काल्पनिक भी कह सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को परेशानी, यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बता दो, आपकी सारी का सारी तकलीफ को मैं कर दूंगा यूं खत्म, ठीक है। हमने क्या कहा सर, हमने बड़ा सुंदर सी भाषा में क्या कहा, हमने कहा ना कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक है, इसका क्या अर्थ है। देखो सर, हम तो कहते हैं कि आप सिर्फ मेरा क्लासेस कर लो, मैं वादा करता हूं सर कि आपको 70% और 80%, 70 से 80% आपको क्वेश्चन हम यहीं पे आपको याद करवा देंगे और 20% क्वेश्चन जाकर के घर में लिख करके एक बार लिख लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ आ जाना, हमने क्या कहा कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एक है, इसका क्या अर्थ है। कहता है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एक होने का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, समतल दर्पण के द्वारा जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, उस वस्तु का साइज समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और क्या है, आभासी है सर, ठीक है। आइएगा, देखो अच्छा क्वेश्चन है 88 नंबर सवाल, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त किन किन से मिलकर बना है। रक्त जो है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो रक्त हमारा निम्नलिखित चीजों से मिलकर के बना है। पहला, प्लाज्मा से मिलकर के रक्त बना है। दूसरा, लाल रक्त कणिकाओं से मिलकर के हमारा रक्त बना है। रक्त किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो पहला प्लाज्मा से मिलकर के बना है। दूसरा, लाल रक्त कणिकाएं बोले तो आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। इस बात की नोट कर लेना सर, ठीक है। हाँ आ जाइएगा। फिर दूसरा, तीसरा क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। फिर चौथा क्या होता है, प्लेटनेस, ठीक है। हमने क्या कहा कि रक्त किन किन से मिलकर के बना है, तो रक्त निम्नलिखित चीजों से मिलकर के बना है। पहला, प्लाज्मा से। दूसरा, लाल रक्त कणिकाएं से। अगला, श्वेत रक्त कणिकाएं से। अगला और क्या होता है, प्लेटनेस से, ठीक है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, ये हमारा 89 नंबर क्वेश्चन होगा। क्या कहता है, कहता है ना कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करता है।
हमने क्या कहा सर, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करता है। कहता है एल्कोहल एवं ग्लूकोज को जल में घुलाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। देखो अम्ल का गुण कब प्रदर्शित होता है, कहता है अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल का परिभाषा होता है कि जो H+ आयन देता है, जो H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और ये अम्ल का गुण देता ही नहीं है, H+ आयन देता ही नहीं है। हमें बोला है कि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करता है। कहता है कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज को जल में घुलाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। जब इसको हम जल में घुलाते हैं ना तो यह हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, इसलिए यह अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, यह अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं सर, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अम्ल तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में, क्यों। देखो कहता है कि अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में, क्यों। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, आपके दिल तक पहुंचाने वाला मास्टर है। आ जाओ, हमने क्या कहा, अम्ल तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में, क्यों। कहता है कि जल में अम्ल को घुलाने की क्रिया, कहता है क्या कि जल में अम्ल को घुलाने की क्रिया उष्माक्षेपी होता है, एकदम गुड है। कहता जल में अम्ल के घुलने या फिर घुलाने, कहता घुलने की क्रिया उष्माक्षेपी होता है। संद्रण अम्ल में जल मिलाने पर, क्या कहता है, संद्रण अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है, और हमें क्या करता है, जब छलक करके बाहर आएगा तो हमें जला सकता है, ठीक है। और अतः संद्रण अम्ल को तनु करते समय सावधानी पूर्वक संद्रण अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में मिलाना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा मस्त क्वेश्चन था, मजेदार वाला क्वेश्चन था। इसको अगर हम लोग फिर से देख लेते हैं। कहता है अम्ल तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में, क्यों। कहता है जल में अम्ल के घुलने की क्रिया उष्माक्षेपी होता है। संद्रण अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है और हमें जला सकता है। कहता है अतः संद्रण अम्ल को तनु करते समय सावधानी पूर्वक संद्रण अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में मिलाना चाहिए। और आज की क्लास हमारा यहीं पे क्या हो गया, द एंड हो गया। बट आप पहले ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास अच्छा लगा ना तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर ये क्लास आपको खराब लगा तो भी कमेंट कर देना, बट अपने दिल की बात जरूर इस कमेंट बॉक्स में क्या करना, कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपकी भावना को समझ सकूं और मैं खुद पे मेहनत कर सकूं, ठीक है। बाकी थैंक यू। सेशन को लाइक कर देना, चैनल पे नए होते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे हम आपके साथ डेली मिलते हैं यूट्यूब पे, तो आप भी मिलिए ना। आपके वेलकम करने के लिए हम तैयार रहेंगे ना। थैंक यू, लव यू।